हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 में हमने एकेडमिक राइटिंग को डिस्कस किया। आज के यूनिट नंबर 2 में सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी स्टोरी, नॉवल या कोई भी ऐसे लिखा जाता है तो उसमें सीक्वेंस क्या होता है कि कोहेरेंट वे या सीक्वेंस से अगर चीज़ लिखी हो तो किसी भी चीज़ में अगर सीक्वेंस हो तो डेफिनेटली वो चीज़ खूबसूरत लगती है और वो रीडर्स के माइंड में बहुत अच्छा इमेज डालती है। तो सीक्वेंस क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। एज यू मूव फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड देन टू यूनिवर्सिटी, जैसे ही आप स्कूल या कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग टास्क गेट मोर डिमांडिंग, कॉम्प्लिकेटेड, टफर, रिक्वायर मोर वर्क, मोर अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल इंसाइट्स एंड इंटरप्रिटेशंस। कहते हैं जैसे जैसे आपका स्टडी लेवल बढ़ता है वैसे ही जो डिमांडिंग है राइटिंग की, लिसनिंग की या रीडिंग की, वो पेचीदा होती जाती हैं और आपको उसमें बहुत केयरफुली सारी चीज़ों को डील करना है, ब्रीफ करना है। So as a college or university student, you will be engaged in reading and writing activity that will involve you read critically. तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, लिखें, थिंक लॉजिकली, लॉजिक के हिसाब से सोचें, आर्गो रीज़नेबली, जो आर्गूमेंट्स दें कोई रीज़नेबल हो, ऐसे ना हो कि कोई इसमें कोई रीज़न ही ना हो, ऐसी आर्गूमेंट। इंटरप्रेट द राइटर मैसेज एंड एक्सप्लेन एंड राइट इन मोर मैच्योर मैनर। कहते हैं जी इंटरप्रेट करें, उसमें शामिल करें जो मैसेज है, एंड एक्सप्लेन जो राइटर्स हैं उनकी बातें मैच्योर वे से एक्सप्लेन करें। कहता है जी राइटर कन्वे देयर आइडियाज़ मैसेज थ्रू वेरियस वेज और टेक्निक्स। जो राइटर्स होते हैं जो अपने मैसेज बहुत सारे तरीक़ों से हम तक पहुंचाते हैं। समटाइम दे राइट इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन स्टोरीज एंड नैरेटिव। कहता जी जब समटाइम राइटर्स बड़े अच्छे वे से स्टोरीज लिखते हैं या जो भी ऐसे लिखते हैं। समटाइम दे टेल रीडर द काज एंड इफेक्ट ऑफ द सम फिनोमेनन। मतलब कुछ समटाइम वो वजह भी बताते हैं कि क्यों लिख रहे हैं, सच एज पोर इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द पीपल। जिस तरह बहुत इकोनॉमिक माशी तौर पे गुर्बत को और उसके जो असरात होते हैं लोगों पे उसको बताते हैं। एट टाइम दे राइट अबाउट सिमिलरिटी और कंपेयर टू साइंटिफिक थीरीज और टेल अस द डिफरेंस और कंट्रास्ट द टू थीरीज। इसमें वो डिफरेंट किस्म की सिमिलरिटी या साइंटिफिक थीरीज भी बताते हैं। समटाइम दे ट्राई टू एक्सप्लेन टू द रीडर्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और कुछ लिहाज से वो बहुत पेचीदा टॉपिक भी बताते हैं। ब्लैक क्लासीफाइंग आई कैटेगराइज डिफरेंट थिंग्स सच एज ए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं कैटेगरी के लिहाज से, जिसमें लिविंग जिंदा चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग जानदार और गैरदार चीज़ें। इन अ शॉर्ट स्टोरी और इन नॉवल सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज परहैप्स द मेन मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जब हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें या नावल की बात करें तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ही ज़रूरी है। इन सर्टन बायोलॉजी टेक्स्ट डिफाइनेशन एंड क्लास में भी मेन मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मेन मेथड है डिफाइन करने का। इन ए पॉलिटिकल टेक्स्ट अबाउट द डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में भी मेन ऑर्गेनाइजिंग मेथड। मतलब अगर हम किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के बारे में लिख रहे हैं या डेमोक्रेसी के बारे में लिख रहे हैं तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एंड इन एन इकोनॉमिक टैक्स काज एंड इफेक्ट रिलेशन विल बी एक्सप्रेस। कहता है जी इस सूरत हाल में वजह क्या है और उसके असरात क्या है उनको एक्सप्रेस करेंगे। बट मोस्ट टेक्स्ट आर मिक्सचर ऑफ दिस मेथड ऑफ एंड, लेकिन बहुत सारे मेथड्स मिक्सचर होते हैं इस मेथड में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द राइटिंग इन अ वे दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड। कहता है ये आप पे डिपेंड करता है कि इस तरह राइट करें कि इंटरेस्टिंग बन जाए, एक बहुत दिलचस्प बन जाए रीडर के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली मस्ट बी लॉजिकल एंड सेंसिबल एंड मस्ट मेक सेंस ऑफ द रीडर, कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन जाए, समझदारी के साथ
लिखा हो और इसमें कोई सेंस हो। इन दिस यूनिट यू विल प्रैक्टिस आर पर्टिकुलर रीडिंग और राइटिंग टेक्निक दैट वी विल सीक्वेंस आर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इसमें हम देखेंगे कि राइटिंग जो स्किल्स है उसको सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं। सीक्वेंस इज अ राइटिंग टेक्निक दैट राइटर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर इन प्रोसेस आर इन सीक्वेंस। तो जी जो राइटिंग टेक्निक है जिसमें जो राइटर्स होते हैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी राइटर वांट टू एक्सप्लेन द रीडर्स अबाउट हाउ टू चेंज द पंक्चर टायर अ गिवन ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन और एक्सप्लेन कुकिंग रेसिपीज। तो कहता है जी अगर राइटर ये चाह रहा है कि टायर पंक्चर हो गया है उसके बारे में या ड्राइवर की इंस्ट्रक्शन के बारे में या कुकिंग रेसिपीज कोई चीज़ बनानी है तो ऑल दीज राइटिंग टास्क रिक्वायर इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप मैनर और सीक्वेंस। सम कॉमन आर फ्रीक्वेंट टू सीक्वेंस मेकर्स द ट्रेडिशनल साइन। कहता जी जब ये सारी चीज़ें करनी हो तो आपकी हदायत की ज़रूरत होती है और ये इसके डिफरेंट साइंस होते हैं। जिस तरह आफ्टर वर्ड ये वर्ड्स यूज़ करते हैं हम। आफ्टर वर्ड बाद में फर्स्ट पहले सेकंड बाद में नेक्स्ट उससे बाद देन फिर लेटर बाद में बिफोर पहले फॉलोड बाय लास्ट फाइनली आखिर में इनिशियली शुरू में एट द एंड आखिर में एट द लास्ट आखिर में एट द इन द बिगनिंग शुरू में व्हेन व्हाइल सब्सिक्वेंटली बाद में सोन आफ्टर बाद में। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं। जिस तरह ये पैरा दिया हुआ है उसमें यही चीज़ें फर्स्ट लैबिंग बिगेन इसमें उसने सीक्वेंस वाइज एक पैरा दिया टोटली इसमें सीक्वेंस है। तो इसी तरह कोई भी राइटिंग करनी हो तो सीक्वेंस वाइज लिखना चाहिए। नेक्स्ट में भी उसने ये बताने की कोशिश की है। ये देखें जिस तरह उसने ये पैरा मोहम्मद गॉट अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। मतलब उसने एक सीक्वेंस बताया है। तो सीक्वेंस में राइटिंग या कोई भी पैराग्राफ होगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो उसमें ये बताना चाह रहा है अब वो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है जो उसने पहले पैराग्राफ दिए उनमें। कहता जी व्हाट इज रॉन्ग विद द फर्स्ट पैराग्राफ well it is not the proper order or sequence the second is better. Why? Because the events are given a proper sequence clear signal words are sequence maker first then while after that and finally added to create flow in the write up। मतलब इनमें अगर ये वर्ड्स ऐड करें तो डेफिनेटली एक फ्लो बन जाएगा। सीक्वेंस आर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज राइटिंग टेक्निक वेयर इवेंट्स occur in step by step manner from the last। मतलब इसमें भी यही चीज़ कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को होना चाहिए। जिस तरह उसने कहा ये फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट आई मतलब इसमें पैरा में भी वो इन वर्ड्स का यूज़ चाह रहा है कि उसने कहा कि फर्स्ट आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock इन द morning next I brush my teeth and wash my hands then I put my hair put मतलब वो clothes and comb my hair after that I eat breakfast next I go to school at school we saw different subjects study I also play with my friends at school after school I go to go home at home I take in my room and my later। तो इनमें ये सारे वर्ड्स का उसने यूज़ किया है। तो इसी तरह वो कहता है सीक्वेंस होना चाहिए सेंटेंस में जिस तरह इनमें सीक्वेंस है गॉट अप हैड ब्रेकफास्ट स्कूल ब्रेक लंच लेसन होम डिनर बेड। तो ये एक सिंपल टाइम टेबल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। इसी तरह ये एक्सरसाइज 2 है उसमें भी उसने यही बताने की कोशिश की है स्टेप 1 में क्या है 2 में क्या है। तो ये आपने अब बताना होता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जिस तरह ये है इसमें भी आपने सीक्वेंस वाइज बिफोर बिकमिंग the prime minister first you need to become the leader of political party
सेकंडली यू पार्टी मस्ट हैव एंड उसके बाद बिफोर यू मस्ट आल्सो। तो ये सारे वर्ड्स अगर इसमें इस तरह सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड करेंगे तो एक अथेंटिक या अच्छा पैरा बन जाएगा और रीडर पे बहुत अच्छे इंप्रेशन डालेगा। उसके बाद वो कहता है जी एक और टेक्स्ट है जिसको आप पढ़ें, उसके बाद आपको इससे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी कि इसने सीक्वेंस वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन किया है या लिखा है। उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये डेट्स लिखी हुई हैं, 14 है, फिर 15 है, 26 है, फिर 30 है। तो मतलब एक सीक्वेंस वाइज से अंडरस्टैंडिंग आपकी ईजी हो जाती है और आपको आसानी से वो चीज़ें याद हो जाती हैं अगर एक अच्छे तरीके से लिखी हों तो। उसके बाद एक्सरसाइज 6 में भी अप्रोप्रिएटेड सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट आफ्टर दैट नेक्स्ट देन, मतलब ये वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी है अगर क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको। उसके बाद उसने एक और पैराग्राफ दिया है जिसमें डे इन द लाइफ ऑफ नरस, तो इसको आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये भी एक सीक्वेंस वाइज उसने तमाम चीज़। यू वांट टू नो व्हाट नर्सिंग रियली लाइक, वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्कवरिंग व्हाट आर टिपिकल इन लाइफ नर्स इन्वॉल्व्स, नर्सिंग कैरीज नॉट है फॉर एवरीबॉडी बिसाइड बीइंग कंफर्टेबल। तो मतलब ये इसमें भी उसने पैरा बताया। उसके बाद उसके बाद उसने एग्जांपल दी है कि सारा लाइव्स एट द नर्स रूम, मतलब इसके लिहाज से आपने इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस बताने हैं कि इसमें जो उसने लिखे हैं कि उसका क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंस वाइज उसका टास्क क्या है ऑन डेली बेसिस पे ना। ये सारी उसी के लिहाज से ही एग्जांपल उसने पुट की हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ें उसने बार बार बताई हैं, डिफरेंट पैराज बताए हैं और उनके एग्जांपल्स दी हैं कि उनको एक्सप्लेन कैसे करना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, तो ये इन्हीं पैराग्राफ पे ही एक्सरसाइज है। उसके बाद ये एक और पैराग्राफ है, इसको आप देखें तो उसमें भी वही चीज़ें हैं। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि आपने हर पैराग्राफ को, हर एस्से को, हर स्टोरी को, नॉवल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सीक्वेंस वाइज लिखना है कि हर चीज़ की समझ आए आपको कि उसने क्या बताया है। जिस तरह अगर ये अहमद फराज पोइट के बारे में पढ़ें तो उसने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये पैरा लिखा है कि अहमद फराज द फेमस पोइट ऑफ पाकिस्तान वाज बोर्न ऑन कोहाट, हिज रियल नेम वाज सैयद अहमद शाह, ही मूव्ड टू पेशावर। मतलब उसने पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई है, उसके बाद उसके फादर का नाम, उसका रियल नाम क्या है, उसने पहले स्टडी की, उसके बाद उसने क्या काम किया, उसके बाद उसकी क्या वर्किंग है और एंड पे क्या हुआ, उसकी डेथ कब हुई और उसके अवार्ड्स कौन कौन से हैं, वो सारी एक लिस्ट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में डेट्स हैं, फिर इवेंट्स। तो उसने देखें ये पूरी करेक्ट डेट के लिहाज से, सीक्वेंस के बाद से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। कहता जी एज ए प्रोसेस सीक्वेंस ऐसे टेल अस रीडर हाउ टू डू समथिंग, मतलब कैसे आप कोई काम कर सकते हैं। एज यू राइटर योर प्रोसेस सीक्वेंस ऐसे यू मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। व्हाट प्रोसेस आर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कौन सा तरीका आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो। मैनी स्टेप्स आर देयर इन द प्रोसेस में स्टेप कितने हैं। वाई इज स्टेप इम्पोर्टेंट, हर एक स्टेप ज़रूरी क्यों है। वो कहता है जी प्रोसेस और सीक्वेंस आर ऑफन रिटन इन सेकंड पर्सन, वो कहता है कि ये चीज़ सेकंड पर्सन में लिखी जाती है यू, एंड हैव सीक्वेंस मेकर्स आर ट्रांजिशन वर्ड दैट हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड इन एसे। Process or sequence essay are generally organized according to the sequence or time that is they begin with the first step in the process। मतलब ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें, तारफ़ी जो फ़िक्र है। कहता जी एम स्टेट द मेन आइडिया ऑफ एसे, या टॉपिक क्या है, बॉडी है, उसमें दो
चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं तमाम चीज़ें आ जाए। कंक्लूजन, उसमें एंडिंग हो जाएगी, कंक्लूड कर दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह एक प्रोसेसिव डाइजेशन मतलब जो निज़ाम है वो किस तरह वर्क होता है इंसान की बॉडी में, तो उसने ये पूरा पैराग्राफ लिखा है और इसके पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर इसकी बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। ये उसने एक्सरसाइज बताई और उसमें भी इसने यही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया कि हर पैराग्राफ को एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। हर जो पैराग्राफ या हर एसे, स्टोरी, नॉवल, कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस में लिखी होगी तो रीडर पे ज़्यादा इम्प्रेशन डालेगी। और हमें हर पैराग्राफ एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। और जो हमने इसमें यूनिट में डिफरेंट वर्ड्स को देखा तो उन वर्ड्स को मद्देनज़र रखना चाहिए।